Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my channel and happy Holi to all of you. आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। सबसे पहले जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या चीज़ है। अभी के टाइम में जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर चुनाव कराती हैं, चुनाव से रिलेटेड जो भी सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट होता है उसके पीछे आपको पता होना चाहिए कितने सारे पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों करोड़ों की बात होती है। तो ये जो पैसे होते हैं, ये जो खर्च किया जाता है चुनाव के नाम पर पे, वो आखिर आते कहाँ से हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग गवर्नमेंट जॉब हैं, एक फिक्स सैलरी आती है चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। एमपी और एमएलए को छोड़ करके किसी को भी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये तो रही बात। तो ये जानते हैं कि आखिरकार ये आता पैसा कहाँ से है। ये जो पैसा होता है डोनेशन के जरिए आता है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे बहुत बड़े बड़े जो एक लोग हैं जो काफ़ी अमीर हैं और कुछ बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो क्या करते हैं किसी पार्टिकुलर पार्टी के साथ, जिस पार्टी में वो डोनेट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं डोनेट करते हैं। अब ये जानना है कि ये डोनेट करने का तरीका क्या होता है। इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले सपोज कि कोई आदमी है, उसको देना है किसी पार्टी को कुछ पैसे देना है। अभी तो एक है कि आपको 1,000 दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो, 1,00,000 दे सकते हो, 10,00,000 दे सकते हो, 1 करोड़ दे सकते हो। एक उस डेनोमिनेशन में दिया जाता है। तो ये लोग कोई भी जिसको देना है वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। खास करके इसमें सबसे प्रायोरिटी पे बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी के जरिए ये सारा काम होता है। तो स्टेट बैंक के पास एक लोग जाते हैं और सपोज कि किसी आदमी को 1 करोड़ देना है किसी पार्टी को, तो क्या करेगा, वो अपना पूरा फॉर्म फिल करेगा बैंक में जा कर के, ठीक है। उसका अकाउंट से 1 करोड़ रुपया कटेगा और उसको एक बॉन्ड के रूप में, जैसे कि हम लोग को चेक मिलता है, एक तरह से एक बॉन्ड पेपर के तौर पे उसको दे दिया जाएगा। और वो बंदा क्या करेगा, जिस पार्टी को उसको देना रहेगा वो उसके पास जाता है, उसके पास जा कर के उसको प्रोवाइड करेगा कि भाई आप ये ले लो, एक तरह से बॉन्ड है, चेक है। अब फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, बैंक में जा कर के वो कैश उसको मिल जाता है, वो बॉन्ड सामने बैंक को देती हैं तो मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारा अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है कि किसी पार्टी को कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस किस तरीक़ा से पैसे आ रहे हैं, ये लोगों के सामने एक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। जो बंदा 1 करोड़ डोनेट कर रहा है उसका भी नाम को छुपा के रखा जाता है। हालांकि बैंक के पास सारा डिटेल्स होता है, पार्टी को भी पता रहता है कि उसको कौन दिया है, लेकिन एक पब्लिक के सामने उसका नाम जाहिर नहीं किया जाता है, खुलासा नहीं किया जा सकता है। तो इसी सारी बातों को लेकर के इसमें एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, एकदम धड़ल्ले से एक तरह से बोला जाए तो। कहाँ से पैसा आ रहा है कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी को लेकर के एक याचिका दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको खारिज कर दिया उसको। मतलब ये लोग क्या कर रहा था, स्टे लगाने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस पर रोक लगाने की बात कर रही थी। कोर्ट में याचिका दिया गया था, लेकिन उस कोर्ट ने क्या कर दिया है, उस जो स्टे लगाने का जो एक याचिका था उसको रिजेक्ट कर दिया है। इट्स ऑल अबाउट, ये तो खैर बहुत बड़ा एक तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर कभी और अच्छे से ये समझा जाएगा। बट अभी हम एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कर रहा है कि ओपेसिटी रूल्स। ओपेसिटी कहने का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, अपारदर्शिता, जिसमें अस्पष्ट हो, लोगों के सामने डिस्क्लोज ना हो रूल्स। यानी ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो अस्पष्टता है, तो लोगों के सामने डिस्क्लोज ना करना, किसी के बात को एनोनिमिटी रखना, गुमनाम का तरीके से किसी को फंड देना, तो ये सारी बातें हैं, इसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अंडरमाइंस द वोटर्स राइट टू नो अबाउट फंडिंग ऑफ पार्टी। करें कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है ये क्या करता है, अंडरमाइंस करने का मतलब किसी चीज़ के वैल्यू को कम करना, उसको कम कर दिया है। द वोटर्स राइट टू नो, ये किसको कम कर दिया है, जो वोटर लोग हैं, जो वोट देने वाले लोग होते हैं, उनका एक जानने का जो अधिकार है, राइट टू नो, उनका एक जानने का जो अधिकार है, इस इलेक्टोरल स्कीम के जरिए क्या हो गया, वो कम हो गया है। अबाउट फंडिंग ऑफ पार्टी, यानी पार्टी को कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन कौन से लोग उसको फंड दे रहा है, तो वोटर का ये जानने का हक है, अधिकार है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसके जरिए ये जो हक है, जो राइट है, उसको, उसके वैल्यू को कम करता है ये स्कीम। आगे मूव करते हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि द रीजन्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर नॉट स्टेइंग द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ऑफ अनकन्विंसिंग। करें कि ये जो रीजन
अब क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो याचिका दर्ज की गई थी इसको रोक लगाने, स्टे करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, रोक बोला है कि रोक हम नहीं लगाएंगे। तो ये जो अब इसके पीछे क्या कारण दिया है सुप्रीम कोर्ट, रीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कारण दिया गया है इसको स्टे नहीं लगाने के, मतलब ये इसका कहने का मतलब कि जारी रहेगा, स्टे नहीं लगेगा। द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल, इशुएंस कहने का मतलब इशू करना, जारी करना, उसके सेंस में मतलब जारी करना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जारी करना और उसको स्टे नहीं लगाना, स्टे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि स्टे नहीं लगाएंगे। तो इसके पीछे जो वो कारण दिया है वो क्या है, अनकन्विंसिंग है। मतलब क्या होता है, मतलब समझ के परे एक तरह से बोल सकते हैं, उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, कन्विंस आदमी उसके फैसले से, उसके रीजन से आदमी कन्विंस नहीं हो पा रहा है, अनकन्विंसिंग उसका रीजन है। A bench headed by the Chief Justice of India, Justice S.A. Bobde, had said there is no justification for staying the scheme as electoral bonds have been released in 2018, 2019 and 2020 without any legal impediments। कहना है कि ए बेंच, एक तरह से पीठ बोल सकते हैं, एक तरह से ग्रुप बोल सकते हैं, जिसके हेड कौन कर रहे थे, जो अभी हमारे चीफ जस्टिस है एस ए बोबडे जी, उन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि देर इज़ नो जस्टिफिकेशन, ये कोई उचित नहीं है फॉरेस्टिंग, मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है इस पर रोक लगाना, इसमें कहीं कोई उचित वाली बात नहीं है, कोई एक इसमें वाजिब वाली बात है नहीं। एज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्यों इस पे रोक लगाना जस्टिफिकेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये रिलीज हुआ है कब, 2018 में भी हुआ था, 2019 में भी, 2020 में भी, बिना कोई, एक तरह से बिना कोई कानूनी विरोध के, इसमें कोई इलीगल इम्पेडिमेंट्स करने का मतलब क्या होता है, विरोध करना, एक बाधा, बिना कोई कानूनी बाधा के इसको 2018, 2019 और 2020 में भी रिलीज किया गया था, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो इसलिए इस पर अभी रोक लगाना, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई इसमें उचित काम नहीं है। And that certain safeguards have been provided in court's interim order of April 12, 2019। और इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, इसमें कुछ सर्टेन सेफगार्ड, सर्टेन मतलब क्या, कुछ एक निश्चित बोल सकते हैं, सेफगार्ड मतलब इस स्कीम के लेकर के अगर स्कीम में कोई गड़बड़ी आते हैं, कोई भी इशू आता है तो इसके लिए एक सेफगार्ड का भी एक प्रावधान है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसमें कुछ सेफगार्ड भी हैं, प्रोवाइड किया गया है इन द कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम कहने का मतलब क्या, एक टेम्प्रोरी ऑर्डर के तौर पे कुछ दिनों के लिए जो ऑर्डर लाया गया था अप्रैल 12 2019 को। तो ये बोला जा रहा है कि इसमें कोई उचित वाली बात नहीं कि इसको स्टे लगा दिया, क्योंकि ये 2018 में भी रिलीज हुआ था, 2019 में भी, 2020 में भी, बिना कोई कानूनी बाधा के, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि इसमें एक सर्टेन सेफगार्ड भी, एक रक्षा के तौर पर, कि अगर इस स्कीम में कुछ गड़बड़ी होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। द कोर्ट ought to have considered that when the earlier order was passed, the time available was deemed to be too limited for an इन डेप्थ हियरिंग। कह रहे हैं कि द कोर्ट ought to क्या होता है, ought to और should दोनों का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन ought to का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक मोरल, नैतिकता की बात होती है, नैतिक कर्तव्यों की बात होती है, उस केस में ought to का यूज किया जाता है। ought to have और उसके बाद भी3 लगा हुआ, मतलब क्या, चाहिए था के सेंस में आता है। द कोर्ट ought to have consider मतलब कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है। डैट when the earlier order was passed, जब ये जो ऑर्डर था, जब ये पास हुआ था तो उसी टाइम कोर्ट को ये विचार करना चाहिए था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या था, टाइम अवेलेबल डीम टू बी टू लिमिटेड, यानी उस समय जो टाइम अवेलेबल था वो काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी कम था, काफ़ी छोटा था बोल सकते हैं। डिम कहने का मतलब मान लेना, मानना, ठीक है। तो उस समय जो टाइम था वो क्या था, काफ़ी कम था, किसके लिए, इन डेप्थ हियरिंग, मतलब पूरी तरह से डिटेल्स, पूरी तरह से विस्तार में, पूरी तरह गहराई में जा कर के हियरिंग कर पाना उस लिहाज से क्या, उस समय टाइम बहुत कम था। तो इसलिए ये जो ये ऑर्डर पास हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था, इस पर विचार कर लेना चाहिए था। एन ऑर्डर फेवरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द स्कीम कैनॉट बी रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर। कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है फेवरिंग किस बात की फेवर करता है, द कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, ऑफ द स्कीम, यानी जो स्कीम है, कोर्ट ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि जो स्कीम है इसको कंटिन्यू किया जाए, उसके पक्ष में क्या फेवर कर रहा है ये कंटिन्यूएंस, ये जो स्कीम है इसको कंटिन्यू रखने में ये क्या, ये जो ऑर्डर है फेवर कर रहा है। अब इसको बार बार ईयर बाय ईयर रिपीट नहीं करना चाहिए, ये जो अभी इशू खड़ा किया गया है कि इसको हटा दिया जाए, चाहे इस पर रोक लगा दिया जाए, तो यही बोलना कि अब ऑर्डर ये हो चुका है कि नहीं,
आप इस स्कीम को हमेशा जारी रखो। तो इस पे बार बार रिपीट करना ये अच्छा नहीं है, एक तरह से नहीं किया जा सकता है। द पोर्शन ऑफ 2019 ऑर्डर आस्किंग पॉलिटिकल पार्टीज to submit to election commission in a sealed cover all details of the anonymous contribution received through the electoral bonds was meant to be avoid। ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको बाइफर्केट करके पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ 2019 ऑर्डर, ये जो 2019 का जो ऑर्डर था उसका कुछ हिस्सा, एक पोर्शन बोल सकते हैं। आस्किंग, यह पूछते हुए, पॉलिटिकल पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी को, टू सबमिट मतलब जमा करने के लिए, टू द इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन को जमा करना, इन ए सील्ड कवर, एक होता है ना कोई चीज़ को हम लोग एनवेलप में डाल देते हैं, सील्ड कर देते हैं, तो एक तरह से सुरक्षा के तौर पे, तो उसको सील्ड कवर में डाल करके इलेक्शन कमीशन को सौंपे। क्या सौंपे? ऑल डिटेल्स, सारा जो डिटेल्स है ऑफ एनवायमस, एनवायमस करने का मतलब गुमनाम, जिसके बारे में कोई आपको जानकारी ना हो। एनवायमस कंट्रीब्यूशन, जो भी एक तरह से किन किन लोगों के द्वारा जो कि अनजान है, उनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन आया है, क्या क्या जो आपको डोनेशन रिसीव हुआ है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वाज मींट, इसका ये मतलब है, मींट टू अवॉइड टिल्टिंग द बैलेंस। टिल्ट मतलब क्या? झुकाव होना। अवॉइड मतलब दूर करना। टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ ईदर साइड, यानी इसको देखते हैं, कह रहे हैं कि मतलब ये जो 2019 का जो ऑर्डर है उसमें ये बोला गया है कि जो भी पूछा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करें, जो भी जहाँ जहाँ से उसको एक कंट्रीब्यूशन के तौर पे जो फंड मिला है उसकी सारा डिटेल्स एक सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन, जो हमारे चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयोग होता है, उसको सबमिट करे। इसका ये मतलब था, विच वाजमिंट है, इसका ये मतलब था कि किसी से दूर होना, किसी से अलग होना, टिल्टिंग द बैलेंस इन फेवर ऑफ इधर। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि ये जो मैटर था, हो सकता था कि ये जो दो किसी भी पार्टी के तरफ क्या हो सकता था, उसका झुकाव हो सकता था। तो इसी से बचने के लिए अनटिल मैटर वाज हियर्ड इन डिटेल, यानी सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा था कि इस मैटर पे पूरा अच्छे से सुनवाई करने से पहले ये क्या किया जाए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसे ये पूछा जाए कि आपको कहाँ कहाँ से फंड मिला हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स आप एक सील्ड कवर में आप इलेक्शन कमीशन को सबमिट करो। ऐसा अगर नहीं होता है तो क्या हो जाता कि ये जो मैटर था किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुक जाती, या तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, नहीं तो दूसरे तरफ झुक जाती। तो इस मैटर से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। आगे मूव करते हैं। करेक्ट, इट वाज आल्सो अनस्कोर्ड देन that VT issue which have a tremendous bearing on the sanctity of the electoral process in the country were involved। करा कि it was also underscored। underscored कहने का मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, एक तरह से बोल सकते हैं। इट वाज ऑल्सो अंडरस्कोर्ड देन, उस समय क्या इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि जो VT इशू है, VT कहने का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है, जो मुद्दा है, विच हैव ए ट्रिमेंडस बियरिंग ऑन, जिसका क्या बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस मतलब यहाँ पे सेंस आएगा बहुत ज़्यादा के सेंस में। बियरिंग ऑन कहने का मतलब क्या? उसका प्रभाव होना। सैंक्सिटी का है मतलब पवित्रता, पवित्रता इसको बोलते हैं, ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन कंट्री, जो भी हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस को लेकर के जो एक पवित्रता है उसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट इशू था वो क्या था? काफ़ी प्रभावित था, जो कि इसमें शामिल था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में इट डिफाइल्स लॉजिक, डिफाइज कहने का मतलब होता है विरोध करना, इसके उल्टा होना। ये जो लॉजिक है ठीक उल्टा जा रहा है। फॉर द कोर्ट टू मेंटेन दैट नो इंटरिम स्टे इज नेसेसरी। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कोर्ट क्या बोल रहा है कि ये जो इंटरिम स्टे है, ये जो एक तरह से टेम्प्रोरी स्टे लगाना वो ज़रूरी नहीं है। ये कोर्ट बोल रहा है कि कोर्ट टू मेंटेन दैट नो इंटरिम स्टे इज नेसेसरी, इस पर जो इंटरिम रोक लगाना है एक तरह से वो ज़रूरी नहीं है। वाइल नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन, और ये कोर्ट, हालांकि तो ये कोर्ट बोल दिया कि इस पे स्टे लगाना, इंटरिम स्टे लगाना कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ साथ जबकि नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन, और ये इस बात का इंडिकेशन भी नहीं देता है कोर्ट कि व्हेन इट विल टेक अप द केस फॉर द फाइनल डिस्पोज, और इस बात की भी पुष्टि भी नहीं करता है कोर्ट कि ये जो केस है कब तक, इस केस से कब तक निपटा जा सकता है। डिस्पोजल करने का मतलब इस केस से कब तक अंतिम एक निपटारा हो सकता है, इस बात की भी पूरी तरह से कोर्ट जानकारी नहीं देता है। The latest order also fails to note that the submission of contribution particulars by political parties was one-time arrangement। करें कि जो लेटेस्ट ऑर्डर आया अभी का ऑल्सो फेल, ये इस बात में भी फेल हो जाता है टू नोट, मतलब इस बात को नोट करने में भी फेल हो जाता है कि
जो कंट्रीब्यूशन है, पार्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है, किसी खास आदमी को लेकर के जो कंट्रीब्यूशन डोनेशन दिया गया है उसका सबमिशन बाय पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ये क्या था, एक वन टाइम अरेंजमेंट था। मतलब कि अभी हम लोग कल क्या पढ़े कि 2019 में क्या किया गया था, जब इशू उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ कहाँ से फंडिंग आई है उसका पूरा डिटेल्स एक सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन को क्या करे, सबमिट करे। तो एक तरह से क्या, एक वन टाइम अरेंजमेंट था, थोड़ी देर के लिए इस पर राहत देने के लिए एक वन टाइम अरेंजमेंट था। तो ही बोला गया है सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो एक कंट्रीब्यूशन था उनको मिला था उसको सबमिट करना है, वो क्या था, एक वन टाइम अरेंजमेंट था, वो परमानेंट एक सेटलमेंट नहीं था। देर इज नथिंग टू सजेस्ट डैट इट अप्लाइज टू सबसेक्वेंट ट्रेंचेज ऑफ द सेल ऑफ द इलेक्ट्रोल। कारण कि इसमें सजेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है, देर इज नथिंग टू सजेस्ट, कोई सजेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। इट अप्लाइज टू सबसेक्वेंट ट्रेंचेज, सबसेक्वेंट मतलब फॉलोइंग, आगे आने वाले, ट्रेंचेज करने का मतलब हिस्सा, ट्रेंचेज करने का मतलब क्या, हिस्सा, पार्ट ऑफ द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें कोई सजेस्ट करने वाली बात ही नहीं है कि अगला जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका कुछ हिस्सा जो बेचा जाएगा उस पर ये अप्लाई होता है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगला आने वाला जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड उसको बेचा जाए। देयरफॉर टू डिस्क्राइब इट ए सेफ गार्ड हैज़ लिटिल मीनिंग। अब इसलिए ये सारी बातें हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड अपने सब कुछ बोल रहा है लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये बोल रहा है डिस्क्लोज सबके सामने नहीं कर रहा है। ये भी बोला है कि एक तरह से टेम्प्रोरी स्टे लगाना सही नहीं भी है, ठीक है, और एक तरह से बोला है कि एक सेफ गार्ड है इस स्कीम में। इस सारे बातों के बावजूद भी टू डिस्क्राइब इट एज ए सेफ गार्ड, इसको सेफ गार्ड के तौर पे डिस्क्राइब करना कि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हैज़ लिटिल मीनिंग, अगर ए रहता और लिटिल रहता तो उसका थोड़ा बहुत मतलब बनता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सेफ गार्ड के तौर पे इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं। आगे मूव करते हैं। कारण कि द प्रॉब्लम विथ टेकिंग अप ओनली एप्लीकेशंस फॉर स्टे इज दैट वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू डू नॉट फॉल अंडर द जोन ऑफ कंसिडरेशन। करें कि जो टेकअप मतलब क्या, एक तरह से लेना, किसी चीज़ को ले जाना, ओनली एप्लीकेशन फॉर स्टे, ये जो एप्लीकेशन याचिका जो दर्ज की गई थी इस पर रोक लगाने के लिए, उसके साथ जो समस्याएं जुड़ी हैं इज दैट वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, ठीक है, और उसके साथ ये क्या है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं, ठीक है, जो कि क्या कंसिडरेशन के जोन में नहीं आती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बात बोला जा रहा है कि ये जो याचिका दर्ज की गई है स्टे को लेकर के, उसके साथ जो भी समस्याएं जुड़ी हो क्या कंस्टिट्यूशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इसको कंसिडर करने के जोन में ये नहीं आता है। द इन्फर्मिटी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज नॉट एज कोर्ट सीम्स टू सजेस्ट लिमिटेड टू ब्लैक मनी ओनली यूज टू फंड पार्टी। करें कि जो इन्फॉर्मिटी है, फॉर्म करने का मतलब स्ट्रांग होता है, इनफॉर्म लग गया मतलब कभी वीक हो गया, एक तरह से इसकी जो कमजोरी, एक तरह जो खामियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में वो क्या है, इज नॉट नहीं है, क्या नहीं है, उसके बाद एज द कोर्ट सिम्स टू सजेस्ट, कोर्ट ये प्रतीत हो रहा है सजेस्ट करने के लिए, लिमिटेड टू ब्लैक मनी, यानी कहने का मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसकी जो खामियां हैं, इसकी जो कमियां हैं केवल ब्लैक मनी तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड टू ब्लैक मनी, यानी ब्लैक मनी तक सीमित ही नहीं है जो कि फंड पार्टी को फंड के तौर पे आता है। इसके अलावा क्या है, और भी बहुत सारी इसमें कमियां हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आता है, और बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। इट हैज़ लेबर टू पॉइंट आउट दैट द स्कीम वर्क्स सोलली थ्रू बैंकिंग चैनल्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली विथ केवाईसी कंप्लेंट इंटेज। करें कि इट हैज़ लेबर्ड, ये काफ़ी जो कोर्ट ने काफ़ी परिश्रम किया है, ठीक है ना, टू पॉइंट आउट, ये सामने लाने में, पॉइंट आउट करने में कि ये जो स्कीम है ये क्या है, पूरी तरह से सोलेली मतलब एक रूप से, मतलब किसी एक पर निर्भर रहना, मतलब एक तरह से क्या है, पूरी तरह से बैंकिंग चैनल पे ये क्या है, बैंकिंग चैनल पर बेसिस पे काम करता है, एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली विथ केवाईसी कंप्लेंट। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। तो ये बोला जा रहा है, सरकार ये बोल रही है कि एकदम बहुत मेहनत से सबके सामने ला रही है कि ये जो स्कीम है इसमें क्या पूरी तरह से क्या बैंकिंग सेक्टर शामिल है, बैंकिंग चैनल शामिल है, इसका कहने का मतलब क्या, उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी आदमी आकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसमें क्या उसकी पूरी जानकारी ली जाती है, केवाईसी के जरिए उसको गुजरना पड़ता है। ये सारी बातें बैंक को जानकारी होती है लेकिन ये बात लोगों के सामने तक नहीं आती।
हाउएवर द क्रक्स ऑफ दिस इशू, क्रक्स मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तरह से सार बोल सकते हैं, निचोड़ बोल सकते हैं। ये जो इशू है, मुद्दा है, उसका सबसे निचोड़ क्या है, मुख्य बात क्या है, इज द एनवायमिटी गिवन टू कॉर्पोरेट डोनर्स इन कॉम्बिनेशन। सबसे इस इशू का सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी कॉर्पोरेट डोनर्स हैं, जो भी बड़े बड़े जो लोग हैं जो डोनेट करते हैं, दान देने वाले जो लोग हैं, उनकी जो एक होता है ना प्राइस, उनका जो पूरा डिटेल्स छुपाया जाता है। एनवायमिटी मतलब उसमें गुमनामी उनको दिया जाता है, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद एब्सेंस ऑफ एनी सीलिंग। और इसमें क्या है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का एब्सेंस है, एनी सीलिंग। सीलिंग का यहाँ पे सेंस होगा अपर लिमिट। यानी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो वो कॉरपोरेट डोनर हैं, जो भी दान करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उनकी एक तरह से पूरी तरह से उनका नाम गुमनाम रखा जाता है, कोई भी इस चीज़ सामने नहीं लाया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी है कि अपर लिमिट नहीं है कोई, मतलब कितना वो डोनेट कर सकते हैं इसका कोई सीमा नहीं है, 1 करोड़ 5 करोड़ जितना भी हो सकता है वो कर सकते हैं। तो ये इशू का सबसे एक क्रक्स है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि राइट टू नो ऑफ वोटर्स, ये जो वोटर्स का जानने का जो हक है, अधिकार है, रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द पास्ट रूलिंग। इसका मतलब ये है कि जो वोटर्स का जो जानने का अधिकार है, वो एक तरह से क्या है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान के रूप में यूज किया गया, जो कि लास्ट रूलिंग, पास्ट रूलिंग कहने का मतलब क्या, पिछला जो नतीजा था, जो भी परिणाम आए थे, ठीक है, उसमें जो वोटर्स का एक जानने का अधिकार है, उसको क्या किया गया था, संविधान के तरफ पे पहचानने का अधिकार दिया गया था, एक संवैधानिक पहचान के रूप में उसको देखा गया था। इज अब्रिजेड, पहले के क्या था कि ये जो वोटर्स का जो अधिकार था, उसको क्या किया गया था, एक पहचान दिया जाता है कि हाँ आपको संविधान के जरिए जानने के हक है, पहचानने का हक है। लेकिन अब क्या है, इसको कम कर दिया गया। अब्रिज्ड कहने का मतलब क्या, काट छाट कर दिया गया है, उसमें कमी आई है। फर्दर द लिंक बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड पॉलिसी मेकिंग रिमेन्स इनपेनेट्रेबल टू सिटीजन। कह रहा है कि फर्दर आगे की बात करते हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन है और जो पॉलिसी मेकिंग है, जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जो इलेक्टोरल पॉलिसी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो पॉलिसी है, इसके बीच में जो लिंकेज है, ये क्या है, पूरी तरह से रिमेन्स बरकरार है। इनपेनेट्रेबल जिसको भेदा ना जा सके, जिसको पूरी तरह से समझा ना जा सके, यहाँ पे सेंस आएगा टू सिटीजन्स, मतलब नागरिक, जो आम नागरिक है, जो वोटर्स हैं, उनको उनके लिए पूरी तरह से क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो देने वाले लोग हैं, जो डोनेट करते हैं, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी, इसके बीच क्या लिंकेज है, एक कॉमन पीपल के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ सेल कंपनीज कैन बी क्रिएटेड। अब बोल रहा है, अब यहाँ पे अपना ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि कितनी भी सारी नंबर के, मतलब बहुत सारी नंबर के सेल कंपनी क्या होता है, वैसी कंपनी जो गैर कानूनी गतिविधि को छुपाने में हेल्प होता है। मतलब अभी इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि क्या इलीगल तौर पे काम कर रही है, जिसको बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो ये बोला कि वैसी कंपनियां बहुत सारा क्रिएट की जा सकती हैं, बहुत सारे नंबर में वैसी कंपनियां जो गैर कानूनी गतिविधियों को छुपाने में हेल्प करती हैं। इस तरीके से क्या उसको बढ़ावा मिल सकता है, उसको उसका निर्माण किया जा सकता है। अब कोई भी बंदा आके बोलेगा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, कहाँ से पैसा आया है, क्या इन्वेस्टमेंट किया है, ये ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही बोला है कि इस सेल कंपनी का इससे बढ़ावा मिलेगा, वो बहुत सारी क्रिएट किया जा सकता है। एंड देयर बैंक अकाउंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग एनवाइमस कंट्रीब्यूशन, और उनका जो बैंक अकाउंट है वो एनवाइमस मतलब गुमनाम कंट्रीब्यूशन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत इसमें नेगेटिव वाली बात बोली जा रही है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, कि इससे क्या होगा, जो भी बहुत सारे जो अमीर पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रह पाएगा, कोई किसी एनवाइमस तरीके पे कुछ भी हो जाएगा। द क्लेम दैट, ये इस बात का क्लेम करते हुए कि द वेल ऑफ एनवायमिटी, वेल मतलब क्या होता है, सही लिटरल मीनिंग होता है घूंघट, पर्दा बोल सकते हैं। तो ये जो क्लेम है कि जो वेल ऑफ एनवायमिटी कैन बी पियर्स्ड विथ अ लिटिल, ये जो एक पर्दा लगा हुआ है, एक गुमनामी का जो पर्दा लगा हुआ है, उसको क्या किया जा सकता है, पियर्स मतलब का चुभोना, ठीक है ना, छेदना जिसको बोलते हैं। तो ये जो घूंघट लगा हुआ है, एक तरह से पर्दा लगा हुआ है गुमनामी का, उसको सबके सामने खुलासा किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है, उसको भेदा जा सकता है विथ अ लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा अगर प्रयास किया जाए तो, बाई मैचिंग द ऑडिटेड अकाउंट्स पार्टीज विद द सक्चुअरी फाइल्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी उसको डोनेट करने आ रही है, तो उसका जो भी एक
ऑडिट है उसका, जो भी लेखा जोखा, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस किस पार्टी को दे रहा है, ये सारी बातों के जरिए उसको पियर्स किया जा सकता है, सबके सामने लाया जा सकता है। इज, अभी क्या बोला है, ऐसा करना क्या ठीक रहेगा, बोला कि इज क्वाइट वे ऑफ द मार्क, ये क्या होगा, पूरी तरह से एक तरह से गलत होगा, ये जो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ये जो ऐसा करना ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा आगे पता चलेगा। कह कि पार्टीज डिक्लेयर अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड थ्रू द बॉन्ड्स। पार्टीज क्या करती हैं, ये घोषणा करती हैं कि उसको कितना कितना पैसा मिला, एक तरह से बढ़ता हुआ फिगर, क्यूमुलेटिव फिगर वो बताती है कि बॉन्ड के जरिए उसको कितना कितना पैसा मिला। नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। अब ये सारी बातें जो बोली जा रही है इससे कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता, कोई एक तरह से निर्णय नहीं निकाला जा सकता है बाय ए कंपनी डिस्क्लोजर ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू वन और मोर पॉलिटिकल पार्टी। अब मान लेते हैं कि ये जो डोनर हैं, जो भी देने वाले लोग हैं, सपोज कि वो बता भी दिए कि हाँ हम इस कंपनी इस पार्टी को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे ये कंक्लूजन तो नहीं निकाला जा सकता है कि इसमें पार्शियलिटी आ जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि डोनर तो बता देगा, लेकिन एक पार्टी को और कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है वो तो जानना मुश्किल होगा। पार्टी मान लेते हैं कोई बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, इसके जरिए कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है ये तो बताना, ये तो थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ही लिखा है इस बात से इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं कि जो कंपनी डिस्क्लोज कर रही है इज इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन टू वन और पॉलिटिकल पार्टी, ये एक को कर रही है, चाहे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रही है, इससे कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता। इट इज़ टाइम, आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा अभी जब से ये 2017 से जो ये लागू इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, तब से अभी तक 65,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बिक चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है कौन, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऑलमोस्ट 60% इसका स्टॉक इसी के पास है। अब समझ सकते हैं क्या सीन है। इट इज़ टाइम द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बाय इट्स वेरी नेचर अंडरमाइन द वोटर्स राइट टू नो। कहना कि ये अब समय आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट समय आ गया है कि कोर्ट क्या करे, उसको रिकॉग्नाइज करे। अब इट इज़ टाइम के बाद V3 आते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है, इट इज़ टाइम के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ऐसे इसका नहीं है कि ये पास्ट फॉर्म में लिया जाए, ऐसा नहीं है। इट इज़ टाइम मतलब ये समय आ गया है कि कोर्ट क्या करे, इसको रिकॉग्नाइज करे, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है बाय इट्स नेचर, इसका जो अपने आप में खुद का एक नेचर है, इसका एक जो बिहेवियर है, एक तरह से उसका जो एक इमेज है, वो क्या करता है, अंडरमाइंस, कम करता है वोटर्स राइट टू नो, वोटर्स का जो एक जानने का हक है, एक अधिकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है अपने आप खुद में एक इसका ऐसा नेचर है, पढ़ के ही पता चल रहा है, बहुत सारी इसमें अपारदर्शिता है, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो वोटर्स का जो जानने का अधिकार है उसको क्या करता है, पूरी तरह से कम करता है। That's all for today. Thanks for watching this video.